हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911 एट द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। राष्ट्रगान को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में गाया गया था। तो इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी होगा। थोड़ा इसको और डिस्कस करेंगे। सी है। तो हम लोग जान लें 1911 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसे प्रिसाइड किया था बिशन नारायण दर जी ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन जो हमारा नेशनल एंथम है वो कब हुआ था? 1911 में कोलकाता में। और किसके प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता में बिशन नारायण दर थे। हम लोग को पता है जो नेशनल एंथम है वो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर नो पॉलिटिकल डिवाइड ऑफ रिलीजन इज स्टेटेड बाय। कोई राजनीति धर्म से रहित नहीं है। ये किसने कहा था ये बात? ठीक है, तो हम लोगों का ये आंसर है गांधी जी ने ये बात कहा था कि कोई भी पॉलिटिक्स धर्म से रहित नहीं है, उससे अछूता नहीं है। तो दिस वाज सेड बाय गांधी जी। गांधी जी के बारे में हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ओके, और जो 2 अक्टूबर है वो इंडिया में नॉन वायलेंस डे की तरह मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग को ये पता है कि 1915 में इंडिया में गांधी जी पहली बार आए थे और 1 साल तक इनके गुरु जी के गोखले जी, इनके गुरु जो कहे जाते थे, गोखले साहब, मेंटर या गुरु, इन्होंने इनको कहा था कि आप 1 साल तक कोई भी स्पीच नहीं देना है, आपको पूरा इंडिया केवल भ्रमण करना है। ठीक है, तो इन्होंने 1 साल तक केवल कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने पूरा इंडिया का, भारत का भ्रमण किया। और सबसे पहला जो भाषण, द फर्स्ट इनका जो भाषण हुआ वो BHU में 1916 को हुआ था। फिर उन्होंने इसके बाद लखनऊ सेशन अटेंड किया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आए। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग साथ में आए और यहीं पे राम शुक्ल नाम के एक किसान चंपारण से आए, जो कि इंडिगो फार्मर की व्यथा को सुनाया इन्होंने गांधी जी को इंडिगो फार्मर की जो प्रॉब्लम थी चंपारण थे, उसको उन्होंने बताया। नील की खेती वहाँ पे अंग्रेज ज़बरदस्ती का कराते थे वहाँ पे, जिससे जो उनकी सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, जो उपजाऊपन था, वो एकदम ख़त्म हो चुका था। इस वजह से वहाँ के किसान बहुत नाराज़ थे अंग्रेज़ों से, और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए रामचंद्र शुक्ला ने गांधी जी के पास गए और वहाँ पे इंडिगो फार्मर जो खेती के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही। और इस इंडिगो की जो फार्मिंग होती थी उसको हम लोग 3 कठिया नाम से भी बोलते हैं। 3 कठिया, 320 भी आ सकता है आप लोगों को, या 3 कठिया नाम से भी आ सकता है एग्जाम में। तो ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को, 3 कठिया सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका था रिलेटेड। तो इसका आंसर हम लोगों को पता है, सेकंड का बी है, गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट
हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता हाई कोर्ट्स वर established in Calcutta, Bombay and Madras in it was established in 1862। उस समय जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इल्गिन, बट ये जब एक्ट आया था जब ये जब 1861 में ये एक्ट आया था तो उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कनिंग वाइसरॉय थे। ओके अच्छा, लॉर्ड कनिंग से हमको एक बात और याद आता है 1857 का क्रांति, कि जब 1857 का क्रांति हो रहा था तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कनिंग थे। इस बात को हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर जब 1857 रिवॉल्ट हुआ तो 1858 से क्राउन रूल इंडिया में हो गया, मतलब डायरेक्ट वहाँ के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो शासन करेगी, क्राउन शासन करेगी यहाँ पे, ठीक है, इन द नेम ऑफ वाइसरॉय, मतलब वाइसरॉय यहाँ पे पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे क्राउन के बिहाफ पे, ठीक है। उसके बाद से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनका नाम बदल के वाइसरॉय कर दिया गया। ओके, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोगों को मस्ट रिमेंबर होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोगों को। हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस बी ए सेफ्टी वॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ्टी वॉल्व किसे कहा जाता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो हुआ क्या, जब 1857 का विद्रोह देखा अंग्रेजों ने, तो ऐसा मान्यता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये सही ही हो, बट ऐसा मान्यता था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद से ब्रिटिशर्स को लगा कि मास प्रोटेस्ट जो है उसको ख़त्म करने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो एक ब्रिटिशर्स आदमी थे A.O. ह्यूम, जिन्होंने कोशिश की, जिन्होंने वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द कांग्रेस की एक पार्टी बनाया, जिससे क्या होगा कि जो मास थी, मतलब जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, इस कांग्रेस के पास आएंगे, और कांग्रेस क्या करेगी, ब्रिटिशर्स के पास जाएगी। बट यदि अगर जो कांग्रेस में लोग होंगे वो अगर ब्रिटिशर्स के ही होंगे तो इनके पास दबाव कम बन पाएगा, ठीक है। तो यह एक बात और हम लोग को, जैसे नल है, नल ये एक मैं बना रहा हूँ, ये आपको नल बना रहे हैं, ठीक है। ये सेफ्टी वॉल है जो जिससे आप जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इसमें के पानी को। तो यही जो सेफ्टी वॉल इसको कहा गया, इसी को बोला गया सेफ्टी वॉल, और ये बोला जाता है A.O. ह्यूम के लिए, A.O. ह्यूम के लिए बोला जाता है सेफ्टी वॉल्व। और ये सेफ्टी वॉल्व जो बोला गया था वो बोला गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, लाला लाजपत राय जी के द्वारा बोला गया था। अपनी बुक, जो इनकी बुक में ये बात बोली गई थी, वो बुक है अनहैप्पी इंडिया। ये बुक इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया में इस बारे में बोला गया था। और भी कुछ बात बोले गए थे, सेफ्टी वॉल्व के अलावा भी बोले गए थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि अंग्रेजों की ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ताकि मास प्रोटेस्ट को बंद किया जा सके। ये बोला गया था आर.पी. दत्त जी के द्वारा बोला गया था। एक और बात बोला गया था जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, लाइटनिंग कंडक्टर, ये बोला गया था G.K. गोखले जी के द्वारा, जो कि हम लोगों को पता है कि गांधी जी के मेंटोर थे, पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, G.K. गोखले। तो याद रखना, 3 बात याद रखना। सेफ्टी वॉल किसने बोला? लाला लाजपत राय साहब ने। बुक उनकी बुक थी अनहैप्पी इंडिया, जिसमें ये बात मेंशन्ड है। दूसरी बात, सेफ्टी वॉल किसके लिए बोला गया? A.O. ह्यूम के लिए। तीसरी बात ये कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसके द्वारा बोला गया? R.B. दत्त के द्वारा बोला गया। लाइटनिंग कंडक्टर किसके द्वारा बोला गया? G.K. गोखले जी के द्वारा बोला गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फोर्थ का ए, A.O. ह्यूम। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मॉडरेट।
मॉडरेट हम लोग को पता है, इसमें आपको नॉट बताना है कौन इसमें से मॉडरेट नहीं थे। दो तरह के थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट का कहना है ठीक है ब्रिटिशर्स रहो आप रहो, लेकिन हमको जो जितने भी उच्च पोस्ट हैं, जितने भी पदे हैं, उसमें हम लोगों की भी भूमिका होनी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट का कहना है कि नहीं, तुमको हटाना ही है इसको, ब्रिटिशर्स को यहाँ रहना ही नहीं, तुम लोग जाओ अपने घर जाओ जहाँ से आए हुए तुम लोग। तो ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस बढ़ चुकी थी, खास करके ये 1905 के बाद कांग्रेस बढ़ चुकी थी। तो इसमें हम लोगों को नॉट वाली पार्ट को सिलेक्ट करना है, नॉट वाली पार्ट को हम लोगों को सिलेक्ट करना है इसमें। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, सॉरी, बिपिन चंद्रपाल, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। ये तीनों नाम जो हैं, ये तीनों नाम आपके मॉडरेट से रिलेटेड है, ये तीनों नाम आपके मॉडरेट से रिलेटेड है। बट बिपिन चंद्रपाल इज नॉट अ मॉडरेट, इस बात को हम लोगों को याद रखना है, वो मॉडरेट नहीं थे। तो इसमें तीन नाम आता है, लाल, बाल, पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय हम लोगों को पता है ये पंजाब से आते थे। जब 1905 हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद तीन नाम सबसे ज़्यादा आए। पंजाब से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे से, बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे से, पाल साहब बिपिन चंद्र पाल आपके आए कोलकाता से। ये तीन बड़े चेहरे उभर के उतरे, खास करके ये आपको एक्सट्रीमिस्ट, इनका कहना था कुछ भी हो जाए ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना है किसी भी हाल में। तो ये तीन नाम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट दिखेंगे जब 1905 बंगाल विभाजन हो जाता है, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट किसी भी हाल में आज़ादी पाने के लिए ये तीनों ने संघर्ष किया। इसमें लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम बॉम्बे, पाल साहब बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर है ए, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, अगर हम यहाँ नाम देख रहे हैं तो दो तीन चीज़ें हमको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, आनंद मठ लिखी गई थी, जो कि सन्यासी रिवोल्ट ऑफ 1760 के समय बंगाल में सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। बंगाल में या कोलकाता में सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, जिसके ऊपर ये आनंद मठ बुक लिखी गई थी। और आनंद मठ में ही हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग जो हमारा है वंदे मातरम, वो लिखा गया था, इन्होंने लिखा था। तो याद रखना है वंदे मातरम किसने लिखा, बिपिन चंद्र पाल में। किस बुक में है, आनंद मठ में। आनंद मठ किस बारे में, सन्यासी रिवोल्ट में। सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ था, 1760 के समय वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, ठीक है। तो इस बात को हम लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, who said the Congress is tottering to its fall and one of my greatest ambition while in India is to assist it to the peaceful demise। किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके यूपीपीसीएस एग्जाम्स में हमेशा पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपका जो बंगाल विभाजन, इवन नॉट इन यूपीपीसीएस, आपके यूपीएससी से रिलेटेड एसएससी में जो वन टाइप के क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं उसमें ज़्यादातर, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको हमेशा दिखने को मिलेंगे। तो क्या है, किसने कहा, कांग्रेस अपने पतन की ओर इशारा कर रही है और भारत में मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इसे शांतिपूर्ण समझौते के लिए सहायता दी जाए। तो ये बात कही थी लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन को हम लोग को पता है वेस्ट बंगाल के विभाजन के लिए, या वेस्ट बंगाल नहीं कह सकते उस समय, बंगाल के विभाजन इसी ने कराया था। इन लोगों का कहना था, ब्रिटिशर्स का कहना था कि हम बंगाल का विभाजन इस बेसिस पे कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने बांट के 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है।
इसमें ईस्ट बंगाल हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ये आपका विभाजन कर दिया। मोस्ट डोमिनेंटली ये देखा जाए कि इन्होंने यहीं से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखी, जिसके पास जो मुस्लिम आबादी क्षेत्र था ईस्ट बंगाल का, उसको अलग कर दिया, और वेस्ट बंगाल जो हिंदू पॉपुलेशन थी उसको अलग कर दिया, ताकि जो हिंदू मुसलमान जो एकता थी बंगाल में, जिसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिवोल्ट का सामना करना पड़ता था, इनके खिलाफत वहाँ खिलाफ लोग खड़े होते थे, इस वजह से इन्होंने इनको डिवाइड करने के लिए क्या किया कि इन्होंने बंगाल को विभाजन कर दिया। ये डेट याद रखिएगा, डेट हमेशा आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था, विभाजन हो गया था, और इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी जुलाई 1905 में। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस बात को। और इसमें एक बात है कि इन्होंने 1902 और 1903 में पुलिस कमीशन बनाया था, और जो पहले पुलिस कमीशन बने थे वो थे कमिश्नर बने थे एंड्रयू फ्रेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन से पहले 1902-1903 में पुलिस कमिश्नर बना था, उसमें जो पुलिस कमिश्नर बने थे वो थे एंड्रयू फ्रेजर बने थे, ठीक है। इस बात को हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इससे आगे बढ़ते हैं। Who of the following was the first Muslim president of Indian National Congress? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप लोगों को एक ट्रेंगुलर हम बता रहे हैं, उसको हमेशा याद रखना है। देखिए एनसीईआरटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों को उसी के हिसाब से चलना है। तो एनसीईआरटी में जो है 3 सेशन जो है कांग्रेस के वो स्टार्टिंग बताए गए हैं, आपको क्लास 10th में की सेकेंड चैप्टर में बुक में मिल जाएगा वो। तो आपको एक ट्रायंगल याद रखना है, बम्बई से बंगाल, मद्रास, और एक ये भी याद रखिएगा इलाहाबाद का। पहला आपका हुआ बॉम्बे में सेशन, दूसरा हुआ कोलकाता में, तीसरा सेशन हुआ आपका मद्रास में हुआ, चौथा आपका याद रखना है इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में जो पहला बॉम्बे में हुआ, उसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था WC बनर्जी। दूसरा जो कोलकाता में हुआ, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नेरोजी। तीसरा जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट हमको मुस्लिम प्रेसिडेंट अब यहाँ मिल चुका है। तो हमारा आंसर भी यहाँ पर आ गया 7th का कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आंसर हमारा हो गया बदरुद्दीन तैयब जी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ट्रायंगुलर याद रखना है। अच्छा, इलाहाबाद का है जॉर्ज यूल के लिए हम कह सकते हैं कि ही इज द फर्स्ट यूरोपियन और ब्रिटिश पर्सन टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो याद रखना यहाँ पे हम लोगों को, पहले थे WC बनर्जी जो कि इंपॉर्टेंट है, दूसरे थे कोलकाता में दादा भाई नेरोजी जो कि और इंपॉर्टेंट हैं, तीसरे थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट मद्रास में बने बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हमारे हो गया। फोर्थ जॉर्ज यूल बता दिए इलाहाबाद में, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन और ब्रिटिश प्रेसिडेंट। यहाँ पर दादा भाई नेरोजी है। दादा भाई नेरोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को कुछ बातें याद रखनी है। दादा भाई नेरोजी, अब यहाँ नाम आया तो उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। दादा भाई नेरोजी
पहली बात तो ये, सबसे पहली बात ये पारसी थे। दूसरी बात कि ब्रिटिश एंड अनपावर्टी इन इंडिया किताब इन्होंने लिखी थी। इनकी जो बुक का नाम है, इसी में इन्होंने एक थ्योरी दिया था, ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी थी। ड्रेन थ्योरी में क्या था, इनका यह कहना था ड्रेन थ्योरी में कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल निकल रहा है उसको ब्रिटिशर्स ले जा रहे हैं ब्रिटेन में, फिर उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें से वस्तु बना रहे हैं और उसी को लाके इंडिया में दुगनी दाम पे बेच रहे हैं। तो यही था हमारा ड्रेन थ्योरी कि जो हमारा रिसोर्सेज है, जो हमारे रॉ मटेरियल है, वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, फिर वही रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर इंडिया में आ रहे हैं, जिसे हमें दुगने दाम पे खरीदना हो रहा है। तो इसी ड्रेन थ्योरी को दादा भाई नौरोजी अपने ब्रिटिश एंड अनपावर्टी इन इंडिया में लिखा था। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, ये दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटेन में पार्लियामेंट में चुने गए थे। ब्रिटेन पार्लियामेंट में ये चुने गए थे। लिबरल पार्टी से चुने गए थे। इस बात को याद रखना है कि लिबरल पार्टी से वो 1892 में चुने गए थे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को दादा भाई नौरोजी के बारे में अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है। अच्छा, इनकी एक असिस्टेंट थी, उनका नाम था भिखाजी कामा। इस बात को याद रखना है। इन्होंने पहली बार जर्मनी में अपना इंडियन नेशनल फ्लैग को फहराया था। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के जो फाउंडर हैं, वो हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया था 1876 में, जो कि बाद में ये आईएनसी में जाके मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ हम बताना भूल गए, आईएनसी जब बनी थी 1885 में बनी थी, तो उस समय जो वाइसराय थे, हमेशा पूछा जाता है, जो वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन नाम था उनका। इस बात को हमको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज। द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की पद्धति क्या थी? नॉन कोऑपरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, सिविल डिसोबीडियंस। इनका मानना था कि हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम जो है लेजिस्लेशन के थ्रू, मतलब हम लिटिगेशन डालेंगे, कानून के माध्यम से जो है इसको हम अपने बातों को रखा करेंगे हम लोग। तो इससे वो उन्होंने शुरू किया था। तो इसका हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर है वो 9th का बी है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड, द endeavored to educate the British people about their responsibilities as rulers of India. He delivered speeches and published articles to support his opposition to the unjust and oppressive regime of the British Raj. In 1867, helped to establish the East India Association, of which he became the honorary secretary. तो इन किसके बारे में बात की जा रही है? ये बात की जा रही है दादा भाई नौरोजी के लिए। दादा भाई नौरोजी के लिए याद रखना है कि इन्होंने दो अधिवेशन, तीन बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, 1886, 1893 एंड 1906 में। ये 3 टाइम जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। इस बात को याद रखना है, ठीक है। ये आपको बात याद रखना, और बाकी चीज़ें तो हम डिस्कस अभी कर ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाल गंगाधर तिलक गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। बाल गंगाधर तिलक को किस दौरान लोकमान्य का उपदेश दिया गया था? हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1908, होम रूल मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट। तो हम लोग को 11th का बी जो आंसर है इसका होगा होम रूल मूवमेंट में दिया गया था। ठीक है, होम रूल मूवमेंट मूवमेंट हुआ था बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। ये इन्होंने बॉम्बे में किया था, बॉम्बे में। मद्रास में एनी बेसेंट थी मद्रास में, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के बारे में हम लोग को याद रखना है, फर्स्ट वुमन थी, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। और अगर इंडियन वुमन के बारे में पूछा जाए तो इंडियन वुमन के बारे में अगर यदि पूछा जाता है तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।